फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी ये क्लास ज़्यादा बड़ी ना रहे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर बड़ी हो भी जाती है तो यहाँ पर हम कुछ वन लाइनर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बकाया जो आपकी मैनेजमेंट की क्लास चल रही है वो आपकी सुबह आपको मॉर्निंग में जो मिलती है वो मिलेगी, जैसे कि आज मिली है वैसे ही मतलब रोज़ अभी कोशिश रहेगी कि पूरा मैनेजमेंट मैं कोशिश यही करूँगी। बकाया आप जानते हो छोटे बच्चे हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हो जाता है कि वीडियो आपको नहीं मिल पाती है, लेकिन मेरा कोशिश यही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन साइंस के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि हमने बहुत समय से न्यूट्रिशन साइंस से संबंधित क्लास को नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण या फिर हम कहते हैं भोजन का वर्गीकरण, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आहार का वर्गीकरण, तो ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। तो पहले हमारे जो प्रश्न रहेंगे वो आहार के वर्गीकरण से संबंधित होंगे। तो पहला प्रश्न है आपसे, और सभी लोग वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला जो आपसे प्रश्न है मेरा कि हम आहार का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं। आहार का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं, वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका होना चाहिए हम 5 प्रकार से यहाँ पर आपके आहार का वर्गीकरण कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। ओके, 5 प्रकार से। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन क्लास रहेगी, लेकिन आपको पढ़कर अच्छा लगेगा क्योंकि आपका क्विक रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। इस समय रिवीजन का बहुत महत्व है। अच्छा, पूछ लिया जाए कैसे 5 प्रकार से आप कर सकते हो, तो नंबर 1 आप पोषक तत्वों के आधार पर कर सकते हो। पोषक तत्वों के आधार पर, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं बोलती जाऊँ। ठीक है, पोषक तत्वों के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। नंबर 1 प्रकार ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो पोषक तत्वों के आधार पर हम किस तरीके से कितने प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, तो भी हम 5 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एक हो गया आपका, ध्यान से सुनिएगा, कार्बोज युक्त। ठीक है, एक हो गया आपका कार्बोज युक्त। ओके, कार्बोज युक्त हो गया, कार्बोज युक्त। दूसरा आपका हो गया प्रोटीन वाले जो होते हैं। ठीक है, प्रोटीन वाले, प्रोटीन युक्त वर्गीकरण। ओके, ये हम पोषक तत्वों के आधार पर कर रहे हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं, कार्बोज है, प्रोटीन है। तीसरा आपका हो गया वसा युक्त, वसा युक्त। चौथा आपका क्या हो जाएगा, आपके खनिज लवण हो जाएंगे, खनिज लवण हो जाएंगे। ओके, और पांचवा आपका क्या हो जाएगा, पांचवा आपका विटामिन युक्त हो जाएगा। कभी कभी जल को भी रखा जाता है, लेकिन इसमें नहीं माना गया है, लेकिन वैसे आपके जल को भी रख लिया जाता है। ओके, तो अब हमने आपसे क्या कहा, आहार का वर्गीकरण हम 5 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें पहला हमने बताया पोषक तत्वों के आधार पर। पोषक तत्वों के आधार पर भी पूछा जाए वर्गीकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो 5 प्रकार से। कार्बोज, कभी अगर 5 ना मिले तो 6 मिलेगा, जिसमें जल को ऐड कर लेना। ठीक है, तो कार्बोज युक्त, प्रोटीन युक्त, वसा युक्त, खनिज युक्त और विटामिन युक्त। अब हमने पहला कर लिया, 5 वाला पोषक तत्वों के आधार पर हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, दूसरा वाला जो प्रकार है वो आपका वो हो जाएगा कार्य के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो आपका जो कार्य के आधार पर, पहला हमने पढ़ा दिया आपको पोषक तत्वों के आधार पर, दूसरा होता है आपके कार्य के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, दूसरा क्या होगा, आपके कार्य के आधार पर वर्गीकरण। ओके, कार्य के आधार पर, तो दूसरा क्या हो गया, कार्य के आधार पर। अब कार्य के आधार पर कौन से हो जाएंगे आपके भाई, कार्य के आधार पर कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक तो आपके हो गए सबसे पहले जो शरीर निर्माणात्मक होते हैं। ठीक है, शरीर निर्माणात्मक हो गए, शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ जो निर्माण करते हैं हमारे शरीर का, जैसे कि आपके निर्माणात्मक, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पर प्रोटीन हो गया, शरीर का निर्माण करता है। ओके, और जो खनिज है वो भी आपके निर्माण का भी कार्य करते हैं, और नियामक कार्य जो कि हमारे शरीर के अंतर्गत जो कि क्रियाएं होती हैं उनको भी करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका हो गया ऊर्जा प्रदान करने वाले, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, तो ऊर्जा प्रदान करने वाले। और तीसरा हो गया सुरक्षात्मक, जैसे कि आपके विटामिन यहाँ पर मेनली आएंगे। ठीक है, विटामिन और खनिज, खनिज आपका निर्माण का भी काम करता है, मतलब वृद्धि और विकास का काम भी करता है। आंतरिक रूप से जो हमारे नियामक कार्य होते हैं, जो आपका पीएच नियंत्रण रखना, आपकी हार्ट बीट नियंत्रण रखना, बीपी कंट्रोल रखना, तो ये काम भी करता है। ठीक है, और तीसरा सुरक्षात्मक भी काम करता है, जैसे कि वैसे मेनली आंसर पूछा जाए तो विटामिन होगा, लेकिन करता है ये, खनिज भी करता है। खनिज आपके लगभग सभी काम में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे शरीर निर्माणात्मक, ऊर्जा और सुरक्षात्मक, ये 3 काम हो गए किसके, कार्य के आधार पर। अभी पोषक तत्वों के आधार पर हमने कितने बताए, 5 बताए थे आपको। ओके, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें कंफ्यूज हो जाते हो। अब हम बात करते हैं आपके तीसरे वाले की, तो तीसरा वाला आप कह सकते हो उद्गम के आधार पर। ठीक है, उद्गम के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तीसरा, ये दूसरा था। ओके,
उद्गम के आधार पर वर्गीकरण। अब उद्गम के आधार पर वर्गीकरण में क्या आएगा, तो उद्गम के आधार पर जब वर्गीकरण होता है तो हम दो तरीके से करते हैं। एक तो आपके जंतु जगत से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो भी हम साग सब्जी भाजी खाते हैं, और जंतु जगत से मांस मछली वगैरह अंडे वगैरह जो प्राप्त होते हैं वो जंतु जगत से हो जाते हैं, दूध वगैरह। और दूसरे वनस्पति वाले जो होते हैं, वनस्पति जो होते हैं, वनस्पति, ओके, तो जो वानस्पतिक हो गए, तो ये क्या होते हैं आपके, ये आपके साग भाजी वगैरह जो सब्जियां वगैरह हम खाते हैं वो हो गए। तो आपको 3 हमने बता दिए। अब हम यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं चौथा पांचवा भी, ओके। चौथे पांचवे की अगर हम बात करते हैं तो आपका चौथा कौन सा हो जाता है, यहाँ पर चौथा आपका हो जाता है रासायनिक प्रकृति के आधार पर। रासायनिक प्रकृति के आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर। अब पूछा जाए रासायनिक प्रकृति के आधार पर हम कितने तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं, किसका, आपके मतलब पोषक तत्वों का, तो आप कहोगे 2 प्रकार से। कौन कौन से, एक हो गया आपके, एक आपका कौन सा हो गया, आपका हो गया कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक, जिसमें आपके क्या आ जाएगा, कार्बनिक में आपके प्रोटीन आ जाएगा, आपका कार्बोज आ जाएगा, आपका वसा आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन से आ जाते हैं कार्बनिक में, आपके प्रोटीन आ जाता है, ठीक है, प्रोटीन, ओके, वसा और कार्बोज। तो यहाँ पर मेरी ये कोशिश है कि एग्जाम तक आप लोग सारे अपने पेजेस को तैयार रखिए, कॉपी को। हम अगर न्यूट्रिशन साइंस पढ़ाएं तो आप उसको लिख लो, हम अगर आपको मैनेजमेंट पढ़ाएं तो मैनेजमेंट वाले पार्ट में उसको लिख लो, अगर हम आपको एक्सटेंशन पढ़ाएं तो आप उसको रख लो। इससे क्या होगा ना, अब हम एक ही चीज़ पढ़ाते रहेंगे तो आपकी एक तो तैयारी होती रहेगी, दूसरी रह जाएगी। तो इसलिए बीच बीच में जो भी मुझे जैसा टाइम मिलेगा मैं आपको बीच बीच में और भी वीडियोज़ देती रहूँगी, तो सबकी कॉपी तैयार रखिए। तो यहाँ पर रासायनिक प्रकृति के आधार पर कार्बनिक होता है पहला, जिसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोज आते हैं आपके, ओके, और विटामिन भी इसी में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ओके, विटामिन भी आपके इसी में आते हैं। दूसरा होता है आपका अकार्बनिक, अकार्बनिक भोज्य पदार्थ, अकार्बनिक, जिसमें आपके क्या आ जाएगा, खनिज लवण आ जाएगा। अच्छा, खनिज लवण को एक नाम दिया जाता है, इसे हम राख कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके जब भी मतलब जब हमारे शरीर में प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का, तब इससे कोई भी हमें मतलब ऐसा नहीं कि कोई विशेष कैलोरी वगैरह प्राप्त हो रही है, तो हमें क्या होता है, इससे कुछ भी शेष नहीं बचता, ये पूरा डाइजेस्ट एक तरीके से हो जाता है। तो इसलिए इसको हम ऐस या राख कहते हैं। तो इसको राख की संज्ञा या ऐस की संज्ञा, इंग्लिश में ऐस कहते हैं, राख की संज्ञा इसको दी जाती है, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। क्योंकि ये शरीर को रोगों से भी बचाते हैं, ये निर्माणात्मक कार्य भी करते हैं, ये नियंत्रण भी रखते हैं हमारे शरीर के सभी क्रियाकलापों पर, और सुरक्षा भी करते हैं और नियमन का काम। मतलब एक अकार्बनिक पदार्थ या फिर खनिज लवण एक ऐसा पदार्थ है जो आपको अगर पूछा जाए कि वृद्धि में कौन सा तत्व सहायक है और प्रोटीन नहीं मिले तो आप कहोगे खनिज लवण, अगर ऑप्शन में है। अगर आपसे पूछा जाए ऊर्जा देने का काम करता है तो आप पहले देखोगे क्या कार्बोहाइड्रेट वसा है, नहीं है तो आप कहोगे खनिज लवण, ठीक है। आपसे पूछा जाए निर्माणात्मक कार्य कौन सा, सुरक्षात्मक कार्य कौन सा भोज्य पदार्थ करता है, अगर आपको यहाँ पर विटामिन नहीं मिलते हैं तो आप लगा दोगे आंसर खनिज लवण, ठीक है, क्योंकि ये सारा काम करते हैं, ओके। तो अब हमारा लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा वाला, ये हमें पहले पढ़ाना चाहिए था लेकिन हमने इसको लास्ट में इसलिए रखा, ये थोड़ा सा बड़ा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा जो प्रकार होता है, पांचवा प्रकार कौन सा है, किसका, भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो पांचवा जो प्रकार है भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण की, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर 1 नश्वर होने वाले भोज्य पदार्थ, ओके, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, नश्वर भोज्य पदार्थ जो जल्दी खराब हो जाते हैं, भोज्य पदार्थ, ओके। तो हम पहले नस्वर पढ़ लें, उसके बाद हम अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ को पढ़ेंगे और फिर हम नस्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ को पढ़ेंगे, क्योंकि ये फ़ोन की स्क्रीन है, इसमें ज़्यादा डाटा सेव नहीं कर सकते एक साथ, इसलिए हम एक ही एक पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो नश्वर होने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं ये मात्र कुछ घंटे से, ओके, कुछ घंटे से लेकर ध्यान रखिएगा, कुछ दिन तक, कुछ घंटे से कुछ दिन तक ही सेव कर सकते हो आप, कुछ दिन तक, ओके, कुछ दिन तक। जैसे कि आपके दूध हो गया, उदाहरण की बात करें, दूध हो गया, ओके, दही हो गया, क्या आप इसको महीनों भर ऐसे ही रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। छाछ हो गया, फ्रिज में भी महक आ जाएगी कुछ ही दिनों में, ठीक है, छाछ हो गया। मांस हो गए, मांस को भी आप ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते हो, मांस है, मछली है, ओके। ये आंसर वो लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं जो लोग किचन में अपने थोड़ा बहुत भी काम करते हैं, उन्हें पता होता है कौन सी चीज़ें कितने दिन चलती हैं। हरी सब्जियां हो गई, ओके, हरी सब्जियां हो गई। पकाए हुए आपके भोज्य पदार्थ जो हम खाना बनाते हैं उसे क्या आप 3-4 दिन रख के फ्रिज में भी तीसरे दिन आपको, एक से दूसरे दिन आप खा लोगे, लेकिन कोई सब्जी तीसरे दिन आपका खाने का मन नहीं करेगा, भाई मेरा तो नहीं करता है, ठीक है। अगर आज बनाई है मैंने तो हो सकता है उसे मैं कल खा लूँ, लेकिन आपको उसे मैं परसों खा लूँ तो मैं ना खाऊंगी ना किसी को खाने दूंगी, ठीक है। तो पकाए हुए भोज्य पदार्थ, ओके,
पकाए हुए भोज्य पदार्थ जो भी होते हैं। तो ये जो क्या है, बस इसमें क्या प्रश्न आपसे बनता है, एक तो ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी चीज़ें जल्दी खराब हो जाएंगी, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा भोज्य पदार्थ ऐसा है जो आपका कुछ घंटे से कुछ दिन तक चल सकता है, तो आप कहोगे वो नश्वर भोज्य पदार्थ है। या मतलब इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि सब जो भोज्य पदार्थ बहुत जल्दी खराब होते हैं वो कितने दिन तक चल सकते हैं, तो आप कहोगे ये मात्र और मात्र कुछ घंटे से लेकर आप इन्हें कुछ दिन तक चला सकते हो, वो 2 या 3 दिन हो सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो इतना आपको क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या होता है, बस तापक्रम की आवश्यकता होती है। एक जैसे कि आप जो भी भोज्य पदार्थ रख रहे हो, तो या जैसे फ्रिज में है आप 2 से 3 दिन स्टोर कर सकते हो, पर इससे ज़्यादा सही तापक्रम पर बकाया आप नहीं तो खराब बाहर छोड़ दिया तो आपका दूसरे दिन भी खराब हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हो गया नश्वर भोज्य पदार्थ। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा प्रकार जो है आपके नश्वरता के आधार पर बेस्ड और जिसे हम पेरिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ कौन से होंगे? अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ, नश्वर भोज्य पदार्थ कौन से होंगे? भोज्य पदार्थ की बात करते हैं। अभी हम वन लाइनर में भी करेंगे, क्योंकि आप चाहे वन लाइनर मान लो इन्हें, चाहे आप आंसर मान लो। अभी हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, तो अर्धनश्वर जो भोज्य पदार्थ होते हैं ये कब तक चलते हैं, बस समय याद रखो, इंपॉर्टेंट है, 1 सप्ताह से। अर्धनश्वर मतलब ना तो बहुत जल्दी खराब होंगे, ना आप ये कोई ने सालों साल स्टोर कर सकते हो, तो ऐसा भी नहीं। तो ये कितने दिन चलेंगे? 1 सप्ताह से कुछ दिन तक। जैसे कि कुछ दिन तक, जैसे कि उदाहरण की अगर हम बात करें, कौन से होते हैं ये? 1 सप्ताह से कुछ दिन या कुछ महीने, सॉरी कुछ महीने कर लो तो ज़्यादा सही, क्योंकि दिन की तो बात हमने अभी करी ही थी। ओके, तो दिन की तो बात अभी हमने की थी, तो यहाँ पर कुछ महीने तक कर लो। ओके, महीने तक, कुछ महीने तक। ओके, महीने की है यहाँ पर, साल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर कुछ महीने तक। जैसे कि आप बेसन लाते हो, तो बेसन को आप ऐसा नहीं है कि लाए तुरंत खत्म करना है या 2 दिन में ही करना है, तो आप इसको सही से अगर सुखा उखा के रखते हो तो कीड़े आपके 1-2 महीने नहीं पड़ेंगे, मतलब सही रहेगा। सत्तू हो गया, ठीक है, सत्तू हो गया, भुने चने हो गए, ठीक है, चने हो गए, इन्हें हम क्या करते हैं, कुछ दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। अंडा है, इसे भी आप कर सकते हो कुछ दिनों तक, मतलब फ्रिज वगैरह में सेव कर सकते हो। ठीक है, बकाया कुछ फल हो गए जैसे कि नारंगी वगैरह, नींबू वगैरह हो गए, ये आपके कुछ दिन तक चल जाते हैं। ओके, आलू प्याज है, सूजी है, मिठाइयाँ हैं, ये कुछ दिन तक चल जाते हैं, तो ऐसे आप लगा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं नश्वर नहीं होने वाले। नश्वर नहीं होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में नहीं होंगे नश्वर, मतलब ज़िंदगी में खराब। नश्वर का मतलब नहीं, मतलब जल्दी जो चीज़ें खराब, जो चीज़ें, मतलब नश्वर से ये लगा लो कि कौन सी चीज़ कितने दिन चल सकती है। ठीक है ना, नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ कौन से होंगे ये? ओके, इसके बाद हम वन लाइनर ही करेंगे, ज़्यादा चीज़ें वो नहीं करेंगे, फैलाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये चीज़ माह से प्लस वर्ष तक चल सकती है। जैसे कि मतलब आप 1 वर्ष या ज़्यादा में ज़्यादा आपने खूब अच्छे से टाइम टू टाइम धूप वगैरह दिखा के रखा है, तो आप सालों, मतलब साल से ज़्यादा भी रख सकते हो। तो यहाँ पर माह से एक, मतलब महीने से लेकर वर्ष भर तक आप इसको स्टोर कर सकते हो। जैसे कि आपके अनाज हो जाते हैं, ओके, जैसे गेहूँ चावल वगैरह हो गए, दाल हो गए, ठीक है, दालें हो गई, ओके, मसाले हो गए, तो ये क्या रोज़ रोज़ आपको खरीदने पड़ते? नहीं, आप इनको स्टोर कर सकते हो, वर्ष भर तक इन्हें संग्रह करके रख सकते हो। अचार मेनली आप जानते हो हम लोग 1 साल के लिए बनाते हैं। बस इसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ है, क्या ध्यान रखना है कि जो नमी है वो आपकी कितनी, 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10% से कम हो, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। 10% से ज़्यादा नमी, ठीक है, नमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तब ये जाके आप 1 साल तक इन्हें स्टोर कर सकते हो, या 1 साल से ऊपर भी। तो क्लियर हुआ आपके भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण हमने कितना बताया? हमने कहा 5 तरीके से करते हैं। पहला बताया पोषक तत्वों के आधार पर, पोषक तत्वों के आधार पर भी 5 तरीके से करते हैं। दूसरा हमने बताया था आपको कार्य के आधार पर, जो 3 तरीके से होता था, शरीर निर्माणात्मक, ऊर्जा प्रदान करने वाले, सुरक्षात्मक। तीसरा हमने बताया था आपको उद्गम के आधार पर, जो 2 होते हैं, जंतु जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ और वनस्पति से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ। चौथा हमने बताया था रासायनिक प्रकृति के आधार पर, जो कि आपके कार्बनिक थे और अकार्बनिक भोज्य पदार्थ थे। कार्बनिक वो होते हैं जिनका हमारी बॉडी में जाकर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, अकार्बनिक जिन पर कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होती है। ठीक है, और हमने 5वां क्या बताया था? नस्वरता के आधार पर, जिसमें हमने बताया था एक भोज्य पदार्थ जो बहुत जल्दी खराब होते हैं, जो कि हमारे कुछ घंटे से और 1-2 दिन तक चलते हैं, या फिर अर्धनश्वर बताए थे जो 1 सप्ताह से
मतलब कुछ माह तक चल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हमने बताया था नश्वर नहीं होने वाले भोज पदार्थ, जिसको हमने बताया माह से लेकर वर्ष भर तक आप इनको स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछ रही हूँ, आंसर दीजिएगा। निम्न आय वर्ग का व्यक्ति, निम्न आय वर्ग मतलब जो गरीब तबके में आता है, वो ऊर्जा की पूर्ति निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है, वर्ग का व्यक्ति है, थोड़ा समझ जाइएगा, ठीक है। ऊर्जा की पूर्ति जो है कितना % कार्बोहाइड्रेट से करता है, ठीक है। प्रश्न समझ गए। निम्न आय वर्ग का कोई भी व्यक्ति है, वह अपनी ऊर्जा की पूर्ति कितना % तक सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से करता है, ये प्रश्न पूछा गया है और आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 85% से लेकर 90% तक। गरीब आदमी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या खाता है, चावल खाता है, आपने देखा होगा, या फिर आलू खाता है। तो वो क्या कर रहा है, 90% तक ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से लेने का काम कर रहा है। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न और पूछ लिया जाए कि धनी वर्ग का व्यक्ति है अगर, तो वो कितनी ऊर्जा प्राप्त करता है। तो धनी वर्ग का जो व्यक्ति है वो 40% तक, क्योंकि वो फल वगैरह भी खाता है, ठीक है। तो 40% तक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। ये प्रश्न पूछे कई प्रश्न हैं और पूछे भी जा सकते हैं। अगर आपसे साधारण व्यक्ति जो नॉर्मल है, ना गरीब है ना अमीर है, एक ओवरऑल जो हम एक व्यू निकालते हैं, तो अगर वो पूछा जाए कि सामान्यतः व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त करता है, तो 55% से लेकर 65% तक जो है कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा व्यक्ति लेता है। उसके बाद वो फैट वगैरह लेता है, उसके बाद वो प्रोटीन भी तब ऊर्जा देती है जब हमारे शरीर में किसी भी तरीके से ऊर्जा की, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है, ग्लूकोज की कमी हो रही है, तो क्या करता है, प्रोटीन भी ऊर्जा देने का उस समय काम करता है। मेनली वैसे प्रोटीन वृद्धि का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आपका प्रश्न था और आंसर निकल के आ गया। अगर आपसे साधारण व्यक्ति पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त करता है, तो 55 से 65%, निम्न आय वर्ग 85 से 90%, और धनी वर्ग जो होता है वो करता है 40% तक, ठीक है। क्योंकि वो अमीर है, वो और भी चीज़ें खा लेता है, बस कार्बोहाइड्रेट पे ही डिपेंड नहीं है, ओके। अगर आपसे पूछा जाए जो कार्बोहाइड्रेट है उसका सूत्र क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र, कार्बोज का सूत्र क्या है भाई, बताओगे सूत्र, किसी को याद है भाई? ये छोटी छोटी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो CH2O, ओके, CH2 है, वो ध्यान रहेगा। आपसे पूछा जाए ग्लूकोज का सूत्र क्या है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो C6H12O6, ठीक है, H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। अगर आपसे पूछा जाए जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे बना है, तो वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का अनुपात पूछा जाए क्या होता है, तो 2 अनुपात हाइड्रोजन और 1 अनुपात ऑक्सीजन, ठीक है। 2 अनुपात क्या है यहाँ पर, 2 अनुपात हाइड्रोजन का होगा, 1 अनुपात ऑक्सीजन का। क्लियर हुआ? कार्बोहाइड्रेट में 2 अनुपात हाइड्रोजन और 1 अनुपात किसका होता है, ऑक्सीजन का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। ये कोई ऐसे ही हम नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, ये आपके काम की चीज़ें हैं, ओके। अगर हम आगे प्रश्न आपसे पूछते हैं, यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है का वर्गीकरण जो है हम कितने तरीके से कर सकते हैं, तो आप कहोगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोज का वर्गीकरण बताइए कितने तरीके से कर सकते हो, कार्बोज का वर्गीकरण। प्रश्न पूछ रही हूँ मैं, आपको उत्तर पता होने चाहिए, नहीं पता है तो मैं बताते हुए भी चल रही हूँ। तो 2 तरीके से कर सकते हो, कैसे कैसे, एक कर सकते हो आप भौतिक विशेषताओं के आधार पर, ओके, और दूसरा आप कर सकते हो रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। कैसे? रासायनिक विशेषताओं के आधार पर, ओके, रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। समझ में आ रहा है मैं जो भी बोल रही हूँ? एक तो भौतिक आधार पर कर सकते हो और रासायनिक विशेषताएं भी होती हैं कार्बोहाइड्रेट की। अब आपसे एक प्रश्न और पूछ रही हूँ मैं यहीं पर कि भौतिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कितने तरीके से कर सकते हो, तो भी आप 2 तरीके से कर सकते हो। कैसे? एक तो शर्कराएं होती हैं जिन्हें हम शुगर्स कहते हैं, शर्कराएं जिन्हें हम शुगर्स कहते हैं, ओके, शुगर। और दूसरा कौन सी होती है भाई, एक तो शर्करा हो गई, दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा अशर्कराएं, जिसे हम नॉन शुगर्स कहते हैं, जो मीठी नहीं होती, अशर्कराएं, ठीक है, नॉन शुगर्स, ठीक है, नॉन शुगर्स जो होते हैं उसमें वर्गीकृत किया गया है। तो भौतिक संरचना के आधार पर भी आपके 2 तरीके से वर्गीकृत किया गया है, शर्कराएं और अशर्कराएं, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। क्लियर हुआ? अब आपसे हम एक प्रश्न और पूछ रहे हैं, शुगर्स मीठे होते हैं या शर्कराएं मीठी, जो नॉन शुगर्स होते हैं वो मीठे होते हैं? तो भैया शुगर्स मीठे होते हैं, ठीक है, शुगर्स ये मीठे होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये रवेदार होते हैं, ओके।
ठीक है, तो सब समझ में आ रहा है। शर्कराएं, शर्कराएं जो शक्कर आप जानते हो, ऐसे समझ सकते हो। शक्कर क्या है? एक शर्करा है, सुक्रोज है। ठीक है, ये मीठी भी होती है, ये रवेदार होती है। चीनी को आप आंखों में बसा लीजिए, कैसी है? रवेदार है, मीठी भी है, और पानी में घोलते हो तो क्या घुल भी जाती है, तो इन्हें हम शुगर्स कहते हैं, शर्कराएं कहती हैं। और ये बहुत उपलब्ध होती हैं, ये व्यापक रूप में पाई जाती है। अगर पूछा जाए नॉन शुगर्स आपको ज़्यादा मिलते हैं प्रकृति में या फिर आपको शुगर्स ज़्यादा मिलते हैं, तो आप कहोगे शुगर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि फल हैं, सब्जियां हैं, शहद है, गुड़ है, शक्कर है, ये सब क्या है? इन्हीं के स्रोत हैं, और ये उत्तम स्रोत माने जाते हैं। भाई फल से, चुकंदर से चीनी बनती है, गन्ने से चीनी बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गन्ने की जो शक्कर है, अंगूर की जो चीनी है, दूध की चीनी है, फ्रक्टोज है, ये सब किस में है? शर्कराएं, शुगर्स में आते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर बात आ जाते हैं, तो इसका उल्टा कर देना। ये तो स्वाद में मीठी नहीं होती हैं, ये दानेदार होती है, रवेदार होती है। तो ये क्या, ये कैसी होती है? ये पाउडर के रूप में आपको प्राप्त होती है। ठीक है, पेड़ पौधे के तने से मिलती है, क्योंकि ये, या बीज से मिलती है। ओके, फलों से भी मिलती है, ऐसा नहीं फल से नहीं मिलती है, तो मिलती है, उससे भी है। लेकिन ये क्या होती है? अघुलनशील होती है। ठीक है ना, ठंडे जल में ये अघुलनशील, चीनी घुल जाएगी लेकिन ये नहीं घुलती है। ठीक है, स्वाद नहीं होता इनमें, स्वाद रहित होती है, इनमें स्वाद नहीं पाया जाता। ये पाउडर के रूप में होती है, ध्यान रखिएगा। ये दानेदार होती है, ये पाउडर के रूप में होती हैं। ओके, और ये पानी में घुलती नहीं, जेली की तरह हो जाती है। उदाहरण के लिए गेहूं क्या है? गेहूं आपको किससे प्राप्त हो रहा है? भाई बीज है ये, एक तरीके का। तो जब भी आप उसके आटे को घोलोगे तो क्या चीनी की तरह बिल्कुल मतलब दिखेगा? नहीं, चीनी जैसे पानी में घुल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है पानी में, लेकिन आटा आपको दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ा कर लोगे तो लेई जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सोच सकते हो। तो यहाँ पर आपके जितने चावल हैं, जो है मक्का है, आलू है, ठीक है, माड़ी है, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। और जो पौधों में पाया जाने वाला सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज, वो भी इसी में आता है। ठीक है ना, ओके, क्लियर हुआ। तो अब आपसे बात आती है, हमने आपको बता दिया कार्बोज का वर्गीकरण भौतिक विशेषताओं के आधार पर, तो ये हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कितने तरीके से वर्गीकरण आप कर सकते हो, तो आप क्या आंसर करोगे? भाई रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कितने तरीके से आप कर सकते हो? तो यहाँ पर भी आप कहोगे यहाँ पर हम 3 तरीके से कर सकते हैं। किस पे? रासायनिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण, रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोज का वर्गीकरण। ठीक है, कार्बोज का वर्गीकरण। तो अभी हमने किसके आधार पर पढ़ा था? भौतिक विशेषताओं के आधार पर, जिसको हमने शर्करा और अशर्करा, शुगर्स और नॉन शुगर कहा था। अब हम कह रहे हैं कार्बोज का वर्गीकरण रासायनिक संरचना के आधार पर करके दिखाइए। तो आप कहोगे हम 3 तरीके से कर सकते हैं। भाई कितने तरीके से? 3 तरीके से। नंबर 1, मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड, सैकेराइड। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो मैं आपको कुछ यहाँ पर ट्रिक बता देती हूँ, आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, पूरा ट्रिक आपको बता देती हूँ, कभी नहीं भूलोगे। मोनो जब भी पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? गुफ्तगू। ट्रिक क्या है? गुफ्तगू, गुफ्तगू, या ये आधा फा है। ठीक है, धोखे से हो गया। हाँ, गुफ्तगू। तो गुफ्तगू में एक गा से क्या हो जाएगा आपके? ग्लूकोज, ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज, कभी नहीं भूलना। दूसरा आपका फा दिया है, तो फा से क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज। और लास्ट में फिर गा दिया है, तो गुफ्तगू, गा से गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज, ये टा है। ओके, उंगली से लिख रही हूँ भाई थोड़ी, इसलिए राइटिंग सही नहीं आ रही, मैं उंगली से लिखती हूँ, फ़ोन की स्क्रीन पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ट्रिक क्या आती? गुफ्तगू। ये किसके रूप है? मोनो के रूप है, मोनोसैकेराइड, जो सबसे सिंपल शर्करा होती है उसका। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए डाइसैकेराइड क्या होता है, तो डाइसैकेराइड की ट्रिक भी याद कर लीजिए। डाइसैकेराइड की आपकी ट्रिक क्या है? शिमला। भाई शिमला घूमने गए हो कभी? ओके, शिमला। ठीक है, शिमला। अब जो ये शिमला ट्रिक है किसकी है? आपकी डाइसैकेराइड की है। शिमला, सा से क्या हो जाएगा? एक सा से हो जाएगा सुक्रोज, सुक्रोज। मैं इधर लिख रही हूँ, आप ध्यान से लिखिए, देखिएगा, सुक्रोज। दूसरे से क्या हो जाएगा? यहाँ पर माल्टोज, माँ से क्या हो जाएगा? माल्टोज। मतलब माल्टोज किसका? डाई का रूप है, जो कि आपके मुंह में ही पचने लगता है जैसे कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो। ठीक है ना, और माल्टेज एंजाइम माल्टोज का पाचन करता है, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज का पाचन करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सुक्रोज, माल्टोज, और ला है तो ला से लैक्टोज, जो जितने रेड कलर से लिखे हैं ना, ये डाइसैकेराइड के रूप हैं।
ओके, लैक्टोज। अब आपका आ जाता है पॉलीसैकेराइड। इसके बाद जो भी बचते हैं वो आपके सब पॉलीसैकेराइड हैं। ये तीन ही तीन होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये मोनो के रूप हैं जिसकी ट्रिक है गुप्तगु। सिमला जो कि डाई की ट्रिक है, जिसका मतलब हो गया सा से सुक्रोज, मा से सिमला, मा से माल्टोज और ला से लैक्टोज। क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे की। तीसरा कौन सा हो गया आपके पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड रासायनिक संरचना में तीसरा सबसे हार्ड रूप जो होता है वो होता है पॉलीसैकेराइड। लेकिन ये एक ऐसा रूप है जो डायबिटिक के लिए यही सबसे सही है, क्योंकि ये धीरे धीरे पचता है। पॉली से जाएगा डाई में टूटेगा, डाई से ये जाएगा मोनो में टूटेगा, तो ये धीरे धीरे टूटता है। इस वजह से डायबिटीज़ पेशेंट को ये वाली शर्करा दी जाती है जिससे एकदम ग्लूकोज का लेवल रक्त में ना बढ़े। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे आपके, स्टार्च हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया। ठीक है, सेल्यूलोज हो गया, सेल्यूलोज। और आपके यहाँ पे हेमी सेल्यूलोज भी आता है, लेकिन हेमी सेल्यूलोज जो आपका है वो पाया जाता है पेड़ पौधों की भित्तियों में। ठीक है, हेमी सेल्यूलोज, लेकिन है इसी का रूप। सेल्यूलोज हो गया आपका, डेक्स्ट्रीन हो गया, ठीक है, पैक्टिन हो गया, ओके, डेक्स्ट्रीन भी इसी का रूप है, डेक्स्ट्रीन। जब चावल होता है, चावल का जब स्टार्च फूलता है और वो फूल के जब पचता है, उससे पहले चावल जो होता है डेक्स्ट्रीन में चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो डेक्स्ट्रीन का स्टार्च में जो कन्वर्सेशन होता है उससे पहले जो स्टेज होती है वो डेक्स्ट्राइज कुछ इस टाइप से कहलाती है। तो डेक्स्ट्रीन, ओके, तो डेक्स्ट्रीन। और हमने क्या बताया था, पैक्टिन। ये सब किसके रूप हैं, ये सब आपके किसके, पॉली के रूप हैं, पॉलीसैकेराइड के रूप हैं। इन्हें याद कर लीजिएगा। लगभग लोगों को स्टार्च पता होता है, ग्लाइकोजन भी पता होता है, सेल्यूलोज भी पता होता है, लेकिन आप पैक्टिन को कम जानते हो। डेक्स्ट्रीन भी इसी का रूप है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, आपके पॉलीसैकेराइड के रूप हैं। हो सकता है हम यहाँ पर बातें करते करते पूरा कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर लें, और ये भी हो सकता है कि आपको हम मतलब चीज़ें कम, अगर लास्ट तक मैं बता दूंगी कि वीडियो पूरी हो गई या रह गई है। ठीक है, मतलब क्योंकि मुझे लग रहा है कार्बोहाइड्रेट पूरा खुलता जा रहा है। ओके ओके, अब एक प्रश्न और पूछती हूँ मैं, कार्बोज का संगठन किस प्रकार का होता है। तो कार्बोज का संगठन, ध्यान रखिएगा, कार्बोज का संगठन आप अपने मन में सोचिए, आंसर क्या होगा कार्बोज के संगठन का। कार्बोज का संगठन, संगठन जो होता है तो C+H+O। ठीक है, अनुपात मैंने बता दिया, हाइड्रोजन 2 अनुपात और ऑक्सीजन 1 अनुपात। लेकिन वैसे संगठन में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ये जल की समान ही होता है। ठीक है ना, पर इसमें क्या होता है, जो अणु होते हैं वो हाइड्रोजन के यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, इस वजह से जो है ये पानी से थोड़ा अलग हो जाता है। ओके, कार्बोज आपको हमने बता दिया कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अच्छा, जो मोनोसैकेराइड होता है कार्बन के कितने अणुओं से मिलकर बना होता है, आंसर दीजिए। मोनोसैकेराइड, प्रश्न है ये आपके लिए, मोनोसैकेराइड, सैकेराइड कार्बन के कितने अणुओं से बना होता है। सैकेराइड, कार्बन के अणु बताने हैं, कार्बन के अणु, वो भी कितने, प्रश्न पूछा है मैंने आपसे। तो यहाँ पर जो कार्बन के अणु होते हैं मोनोसैकेराइड में, वो क्या होता है, एक अणु। ठीक है, क्या होता है, एक अणु से, एक अणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक अणु से, ये कार्बन के एक अणु से मिलकर बना होता है। कार्बन के एक अणु होता है, सिंपल होता है बिल्कुल, इसीलिए हम सिंपल या फ्री कहते हैं मोनोसैकेराइड को। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, फ्री कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि बिल्कुल आज़ाद है भाई, अकेला है। ओके, तो कार्बन का एक अणु, इसमें अणु एक अणु से ये मिलकर बना होता है। ओके, एग्जाम्पल अभी हमने बता दिया कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ओके, अच्छा आपसे पूछा जाए ग्लूकोज के अन्य नाम बताइए, तो ग्लूकोज के क्या क्या नाम हैं, किसे किसे पता है ग्लूकोज के नाम। भाई हमने पूछा आपसे ग्लूकोज के नाम बताइए, ग्लूकोज के अन्य नाम बताइए, क्या क्या नाम है ग्लूकोज के, अन्य नाम बताइए, बता सकते हैं। भाई हम ग्लूकोज को कहते हैं यहाँ पर ब्लड शुगर। ठीक है, ब्लड शुगर, ब्लड शुगर कहते हैं हम इसको, ग्लूकोज को। और क्या कहते हैं हम इसको हम कहते हैं क्वाइनो बॉडी, क्वाइनो बॉडी कहते हैं, क्वाइनो बॉडी। प्रश्न पूछा गया है अभी, आई थिंक बीपीएससी में या किसी में। ठीक है, तो ये क्वाइनो बॉडी के विषय में पूछा गया है, या फिर मतलब ऐसा ही, इसी से ये पता है, ग्लूकोज से ये एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इतना याद है मुझे। ओके, करेंट कार्बोहाइड्रेट इसको कहते हैं, क्योंकि करेंट कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी प्राप्त करता है, प्रदान करता है। करेंट कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि किसी का ऑपरेशन होता है, किसी का एक्सीडेंट होता है,
हाँ जो एथलीट होते हैं तो उनको तुरंत क्या दिया जाता है, ग्लूकोज पीने को देते हैं, क्यों, जिससे उन्हें एकदम से ताकत आ जाए, वो लोग दौड़ने लगे, एक समझने के लिए। ठीक है, तो क्वाइनो बॉडी क्यों कहते हैं, क्वाइनो बॉडी कहने का कारण ही यही है। ये किसको दी जाती है, एथलीट्स जो होते हैं, एथलीट को तुरंत ये एनर्जी प्रदान करते हैं। जो भी आपके प्लेयर होते हैं तो उनको ये वाली शुगर दी जाती है। ओके, ऑपरेशन में दी जाती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं। ओके, और हम यहाँ पर इसको अंगूर की शर्करा भी कहते हैं, अंगूर की शर्करा भी कहते हैं, अंगूर की शर्करा, ये सारे ग्लूकोज के नाम हैं। अंगूर की शर्करा भी कहते हैं इसको हम, शर्करा। ओके, अंगूर की शर्करा। और कुछ रह गया, कॉर्न शुगर, कॉर्न शुगर, कॉर्न शुगर भी हम इसको कहते हैं। कितने सारे नाम बता दिए, शुगर। ओके, कॉर्न शुगर हम इसको कहते हैं, इसको हम डेक्सटोज, हाँ डेक्सटोज पूछा गया है। ओके, जो अभी मैं बता रही थी वो डेक्सटोज पूछा गया, अभी जल्द के किसी एग्जाम में पूछा गया है कि हम डेक्सटोज किसका अन्य नाम है, तो ग्लूकोज का, या फिर कुछ ऐसे प्रश्न आया है कि ग्लूकोज का अन्य नाम क्या है, तो डेक्सटोज कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, डेक्सटोज पूछा गया, मुझे याद आ गया। तो यहाँ पर अगर आपसे एक प्रश्न और पूछे, हमारे शरीर के जो एक सामान्य व्यक्ति है उसके शरीर में ब्लड शुगर में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, कौन बता सकता है भाई, जल्दी आंसर कर दीजिए, मेरे करने से पहले आपका आंसर कमेंट में चलना चाहिए। ठीक है, तो ग्लूकोज में ब्लड में, सॉरी, हमारे खून में, हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, ग्लूकोज की मात्रा रक्त में, मात्रा रक्त में। ठीक है, सामान्य व्यक्ति की बात हो रही है, तो आप कहोगे 80 mg। अब सबको जिसको आता होगा वो सोच चुका होगा आंसर। ठीक है, 80 mg, 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, ml ऑफ ब्लड, कई बार पढ़ा होगा ये, और ये पूछा गया है अभी जस्ट आपका जो 22 में एग्जाम हुआ है, 21 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। और इससे ऊपर होते ही आप कहोगे ये व्यक्ति डायबिटिक है, ये डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति है। ठीक है ना। अच्छा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोज होता है, उसकी प्राप्ति किस प्रक्रिया द्वारा होती है, कोई बता सकता है, प्रोसेस पूछ रहे हैं हम आपसे, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति का प्रोसेस पूछ रहे हैं, क्या होता है, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, ध्यान रखिएगा, किससे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, आगे बढ़े, अब हम आंसर दीजिए। हम लेब्यूलोज किसका नाम है, लेब्यूलोज कौन सी शुगर का नाम है, जैसे कि फ्रक्टोज का नाम है, ग्लूकोज का नाम है, गैलेक्टोज का नाम है, लेब्यूलोज। प्रश्न है यहाँ पर, लेब्यूलोज किसे कहते हैं, लेब्यूलोज किसे कहते हैं, आंसर क्या आएगा आपका भाई, बताइए आंसर। यहाँ पर होगा फ्रक्टोज, लेब्यूलोज कहते हैं फ्रक्टोज को। और हम इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा है। ओके, सरल शर्करा का उदाहरण है भाई, सरल शर्करा के उदाहरण कितने हैं, तो 2 हैं, सरल शर्करा के 2 उदाहरण है, एक आपका फ्रक्टोज, दूसरा ग्लूकोज। ये भी ध्यान रखिएगा, खाली ग्लूकोज अगर आंसर में ना मिले तो आप फ्रक्टोज को भी आंसर कर सकते हो, ये भी सरल शर्करा का ही उदाहरण है। प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा कोई है तो वो फ्रक्टोज है, सबसे मीठी शर्करा। ठीक है, ये भी ग्लूकोज की तरह स्टोर होती है, जैसे ग्लूकोज आपके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ही हमारे शरीर में मात्रा बढ़ती है वैसे ही फ्रक्टोज, ठीक है, वैसे ही फ्रक्टोज आपका जो होता है शरीर में स्टोर होने का काम भी करता है, ध्यान रहेगा। ओके, फलों से भाई प्राप्ति होती है, शहद से प्राप्ति होती है, और प्रकृति में प्राप्त होता है। ओके, अब आपसे पूछा जाता है जो एल्डिहाइड समूह होता है, प्रश्न का आंसर दीजिए। एल्डिहाइड समूह किसमें पाया जाता है, एल्डिहाइड समूह किसमें पाया जाता है, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, एल्डिहाइड समूह किसमें पाया जाता है, ऑप्शन मैं दे रही हूँ आपके लिए। एल्डिहाइड समूह आपका ग्लूकोज में पाया जाता है, फ्रक्टोज में पाया जाता है, या फिर गैलेक्टोज में पाया जाता है। तो आपका एल्डिहाइड समूह जिसे हम कहते हैं -CHO, ये जो पाया जाता है ये आपके ग्लूकोज में पाया जाता है। तो अब आपका प्रश्न होना चाहिए यहाँ पर कि तो फ्रक्टोज में कौन सा समूह पाया जाता है, तो फ्रक्टोज में आपके कीटोन समूह पाया जाता है, कीटोन समूह, कीटोन समूह पाया जाता है फ्रक्टोज में। क्या पाया जाता है, कीटोन समूह, जिसे हम -CO से इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, फ्रक्टोज जो होता है ये क्रिस्टलीय पदार्थ जो होते हैं इनके नहीं बनते हैं, या फिर कठिनता से बनते हैं। ओके, जो आपका फ्रक्टोज होता है इसके क्रिस्टलीय पदार्थ नहीं बनते, क्रिस्टलीय पदार्थ जो रवेदार होते हैं हम उनको कहते हैं, या बनते हैं तो कठिनता से बनते हैं।
ओके, अब इतना बात हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपसे प्रश्न हमने कहा कि आपका जो फ्रक्टोज है वो भी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, बॉडी में जम जाता है, ठीक है, ग्लूकोज की तरह स्टोर हो जाता है मतलब, ठीक है। तो ये परिवर्तन जो है, फ्रक्टोज पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होगा तब स्टोर होगा। ओके, तो ये परिवर्तन कहाँ पर होता है, फ्रक्टोज ग्लूकोज में कहाँ परिवर्तित होता है, प्रश्न ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा। फ्रक्टोज ग्लूकोज में कहाँ परिवर्तित होता है, ग्लूकोज में कहाँ परिवर्तित होता है, कहाँ परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, छोटी आंत में। आंसर ध्यान से दीजिएगा, छोटी आंत में। भाई यकृत आंसर मत करना भाई, क्योंकि यकृत और मांसपेशियों में ही ग्लाइकोजन में ग्लूकोज स्टोर होता है, मतलब ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ स्टोर होता है, हमारी मांसपेशियों में और यकृत में। लेकिन जो फ्रक्टोज है ग्लूकोज में परिवर्तित हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, ये छोटी आंत में हो रहा है। ओके, क्लियर हुआ। अब आपसे बात आती है कि इनका अविशोषण कहाँ होता है भाई, ग्लूकोज या फ्रक्टोज का अविशोषण कहाँ होता है, तो भाई रक्त में होता है। रक्त के माध्यम से ही पूरे शरीर को शुगर मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके, अच्छा अब बताइए न्यूरॉन शुगर किसे कहते हैं। भाई ऑप्शन सेम है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड आपका गैलेक्टोज। न्यूरॉन शुगर किसे कहते हैं, न्यूरॉन शुगर, न्यूरॉन शुगर, न्यूरॉन शुगर किसे कहते हैं। आंसर क्या करेंगे भाई, न्यूरॉन शुगर हम गैलेक्टोज को कहते हैं। किसे कहते हैं, गैलेक्टोज को कहते हैं। न्यूरॉन शुगर हम किसे कहते हैं, गैलेक्टोज को कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ। जो ये आपका गैलेक्टोज होता है, क्योंकि न्यूरॉन का हमारे मस्तिष्क में मुख्यतः पाए जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी में तंत्रिकाओं के माध्यम से हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं ये, ठीक है ना। तो ये जो तंत्रिका तंतु होते हैं उसमें एक सेरेब्रमाइज्ड जो भाग होता है उसका ये मुख्य पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, शरीर के अंदर ही भाई बनता है। गैलेक्टोज जो होता है आप कह सकते हो इसका निर्माण हमारे शरीर में होता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे शरीर में बनता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज हमने कहा हमारे शरीर में बनता है। तो फिर बात आती है कि किस तरीके से बनता है, तो ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, लैक्टोज बराबर क्या हो जाएगा, आपका गैलेक्टोज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज की उपस्थिति में क्या होता है, गैलेक्टोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज गैलेक्टोज बनाता है और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज बनाता है, ठीक है। तो ये एक तीनों जो है ना, जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है तो लैक्टोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज और लैक्टोज मिलता है तो गैलेक्टोज का निर्माण होता है, ठीक है। अच्छा, बात आती है जब ग्लूकोज की गैलेक्टोज की हमारे शरीर में अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो गैलेक्टोसीमिया रोग होता है, गैलेक्टोसीमिया रोग होता है। तो आपसे पूछा जाए गैलेक्टोसीमिया रोग किसकी अधिकता से हो रहा है, तो आप कहोगे गैलेक्टोज की अधिकता से हो रहा है, ठीक है। तो ये अधिकता से होता है, गैलेक्टोसीमिया रोग जो होता है हमारे शरीर में जब गैलेक्टोज की मात्रा अधिक हो जाती है तब ये रोग आपके होने की संभावना रहता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आज से हजारों बार पहले भी पूछा गया और आगे भी पूछने की संभावना है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होती है उसका जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, प्रश्न है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा देता है, 1 ग्राम कार्बोज CHO कितनी ऊर्जा देता है, ऊर्जा पूछा जा रहा है कितनी देता है, तो आप कहोगे 4.2 या फिर 4 किलो कैलोरी, ठीक है। क्लियर हुआ, इतना ये क्वेश्चन रहा, मतलब इतना सा आंसर रहा इसका छोटा सा। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है, माँ के दूध में आप जानते हो लैक्टोज क्योंकि थोड़ा स्वाद में मीठा होता है, बच्चों के लिए ये पाचक होता है, ठीक है ना। और आप जानते हो माँ के दूध में, गाय के दूध में, बकरी के दूध में कहीं ना कहीं लैक्टोज की मात्रा होती है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया कि माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है, क्या आंसर पता है आपको, नहीं पता है तो बता दूं 6 से 7% होती है। और ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है, 6 से 7%। ओके, अब बात आती है गाय, बकरी और जानवरों में जो है गैलेक्टोज की मात्रा कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं किसकी, गाय, जानवरों की बात कर रहे हैं, बकरी की बात कर रहे हैं, ओके, गाय की बात कर रहे हैं, बकरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी जानवर होते हैं तो उनमें 4.5 से लेकर मतलब 4.5 से लेकर 5% तक जो होती है आपके यहाँ पर बात कर रहे हैं लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। इसका पाचन कौन सा एंजाइम करता है, लैक्टेज एंजाइम से लैक्टोज का पाचन होता है। अच्छा, लैक्टोज की प्राप्ति हमने बताया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज प्राप्ति का साधन है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। लैक्टोज जो होता है कम मीठी शर्करा है,
इसके रवे भी जो क्रिस्टल हैं इसके आसानी से नहीं बनते, जो कि अभी हमने बताया था। इसको दुग्ध शर्करा कहते हैं, लैक्टोज को ही दुग्ध शर्करा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं? लैक्टोज को। दुग्ध, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है दुग्ध शर्करा। इसीलिए तो इसका अमाउंट पूछा गया कितना होता है, तो 6 से 7% माँ के दूध में होता है, और गाय बकरी या कोई भी जानवर है तो उसमें 4.5 से 5% तक आपका यहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है ना। अब बात आती है, हम थोड़ा सा बात करते हैं सुक्रोज का अन्य नाम क्या है, बताइए कोई। ठीक है, सुक्रोज का अन्य नाम क्या है? सुक्रोज आप किस जानते हो? डाइसैकेराइड का रूप है सुक्रोज। ओके, तो सुक्रोज किसका रूप है? डाइसैकेराइड का रूप है। ऐसे तो लैक्टोज भी डाइसैकेराइड का रूप था। ओके, डाइसैकेराइड का रूप था लैक्टोज भी, लेकिन हम यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं जो आपका सुक्रोज होता है इसका नाम क्या है, अन्य नाम क्या है? तो आप कहोगे हम इसको सुक्रोज का अन्य नाम, सुक्रोज का अन्य नाम, अन्य नाम क्या है? तो आप कहोगे आंसर मैं बताती हूँ, आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो इसको हम टेबल शुगर कहते हैं, टेबल शुगर कहते हैं क्या, सॉरी टेबल शुगर कहते हैं। और हम इसको डोमेस्टिक, घरेलू शुगर कहते हैं, डोमेस्टिक शुगर, डोमेस्टिक घरेलू शर्करा, शर्करा। ठीक है ना। गन्ने की शर्करा, चुकंदर की शर्करा, ये सारे इसके नाम हैं। गन्ने की शर्करा। देखो ग्लूकोज के अन्य अलग नाम है, क्वाइनो बॉडी, जिसे हमने करेंट शुगर आपको बताया था। ठीक है, जो एथलीट्स वगैरह को दी जाती है, वो अलग है और ये अलग है। उसे हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं, इसको हम टेबल शुगर कह रहे हैं, इसे हम चुकंदर की शर्करा कह रहे हैं। ठीक है, चुकंदर की शर्करा, गन्ने की शर्करा क्योंकि इसी से बनती है, चुकंदर की शर्करा। ओके, तो कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किसको क्या कहा जा रहा है। थोड़े कुछ चीज़ें ऐसा लगता है सुनने में बिल्कुल सेम है, लेकिन वो एक्चुअली में सेम नहीं होती हैं। ठीक है ना। तो ये आपको इतना इसके नाम पता चल गए। ओके, मैं अब सोच रही हूँ क्लास को यहीं पर कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि क्लास 1 घंटे की होने जा रही है और मैं ये पहली क्लास है इस तरीके की मेरी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आपकी राय कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। अगर आपको ये क्लास सही लग रही है तो इसमें मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता, हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, हम आपको यहाँ पर लिख लिख के पढ़ा देंगे। इसमें मुझे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, बस हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करिए, तब हम आपको और क्लासेस ऐसी लेकर आएंगे। अन्यथा ये है कि फिर हम जो अपने जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं हम वही चीज़ पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो हमें ये कमेंट आपका चाहिए इस पर। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई जरूर करना है अगर सिलेक्शन लेना है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।